हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 6th एंड 7th मार्च वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन एंड बिफोर स्टार्टिंग दैट, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब दैट एंड शेयर एंड लाइक ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, 5 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं हमें। चलिए फर्स्ट आर्टिकल से शुरुआत करते हैं। ब्रह्मपुत्रा गेट्स कनेक्टेड विथ गंगा वाया इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। तो ये आप देख सकते हो मैप में, ये आपका बांग्लादेश में इंटर करने वाली ब्रह्मपुत्रा रिवर और ये अल्टीमेटली गंगा रिवर जो बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल से फ्लो करती हैं और अल्टीमेटली बांग्लादेश में इंटर करती है और बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। तो न्यूज यही है कि ये दो रिवर को कनेक्ट किया गया है विथ एन इंटरमीडिएटरी रूट और इस इंटरमीडिएटरी रूट का नाम है आपका इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। ठीक है, बिकॉज आप समझ सकते हो दोनों सेपरेट रूट है, दोनों सेपरेट रिवर हैं एंड उसको कनेक्ट करना है तो जाहिर सी बात है इंटरमीडिएटरी रूट की हमें ज़रूरत पड़ेगी और ये इंटरमीडिएटरी रूट जो है वो आपका बांग्लादेश प्रोवाइड करेगा, क्योंकि बांग्लादेश में ही ये दो रिवर आके मर्ज करती हैं, मिलती हैं, बे ऑफ बंगाल में समा जाती हैं। और इससे बेनिफिट आप समझ सकते हो क्या होगा कि एक प्रकार से यूनिफॉर्म कनेक्टिविटी है ना, फ्रॉम मेनलैंड इंडिया टू द नॉर्थ ईस्ट, और आराम से वाटरवेज के माध्यम से हम फूड ग्रेन्स को डिलीवर करवा सकते हैं टू द नॉर्थ ईस्ट, या फिर नॉर्थ ईस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम मेनलैंड इंडिया में या फिर अन्य जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं, चाहे वो आपका एक्सपोर्ट हो या फिर फॉर अदर बेनिफिट्स। तो ये आप बेसिक कंटेक्स्ट समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें डिटेल से, लेकिन सबसे पहली बात सिलेबस के साथ करते हैं। तो सिलेबस नंबर 1 आपका कवर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसमें आपका जो पोर्ट्स, रोड, एयरपोर्ट्स ये सब है, वाटरवेज है, इसमें आपका कवर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कंटेक्स्ट की तो आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सक्सेसफुली कंडक्ट किया है मेडन वॉयज को, जिसके तहत जो फूड ग्रेन्स है वो पहुंचाई गई है इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से वाया नेशनल वाटरवे 1, जो कि रिवर गंगा पर ही है। आपको पता है रिवर गंगा जो है वो आपका नेशनल वाटरवे 1 का रूट है, एंड जो आपका रिवर ब्रह्मपुत्रा है वो नेशनल वाटरवे 2 का रूट है। और जो फूड ग्रेन्स की डिलीवरी हुई है वो आपका आईबीपी रूट के माध्यम से हुई है, जो इन दो वाटरवेज को कनेक्ट करता है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं जूम कर रहा हूं तो आपको पता चल जाएगा। ये आप देखो, ये गंगा रिवर हुई, ठीक है, ये बांग्लादेश में इंटर कर गई। ये ब्रह्मपुत्रा हुई, ये भी बांग्लादेश में इंटर कर गई। अब ये देख सकते हो, ये जो आपका रेड कलर का डॉटेड है यही है आपका प्रोटोकॉल रूट। अब ये प्रोटोकॉल रूट 1 है, वो क्या कर रहा है, गंगा को ब्रह्मपुत्रा से कनेक्ट कर रहा है। उसी प्रकार से दूसरा प्रोटोकॉल रूट हो सकता है जो डिफरेंट वाटरवेज को कनेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल प्रोटोकॉल रूट 2 देखो, ये है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोटोकॉल रूट, ये सब आपके बांग्लादेश में ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये जो प्रोटोकॉल रूट है ये नेशनल वाटरवे 16 को कनेक्ट करता है विथ द ब्रह्मपुत्रा। और ये जो आपका नेशनल वाटरवे 16 है वो देख सकते हो आपका भांगा से लेकर लखीमपुर तक है। और नेशनल वाटरवे 2 जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है वो आपका धुबरी से सदिया, ये सब आपको याद रखने हैं। नेशनल वाटरवे 2 891 किलोमीटर का है और धुबरी से सदिया को कनेक्ट करता है। और जो आपका नेशनल वाटरवे 1 है वो सबसे बड़ा, दैट इज 1620 किलोमीटर का है और इलाहाबाद से सागर तक कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये है आपका आईबीपी रूट जो इन दो रिवर को कनेक्ट कर रहा है। और अगर हम आईबीपी 1 की बात करें तो वो गंगा और जो आपका ब्रह्मपुत्रा है उसको कनेक्ट कर रहा है विथ एन इंटरमीडिएटरी वाटर रूट। तो होप आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। और यहाँ पर आप दो कीवर्ड देख रहे होगे, इंडियन पोर्ट्स ऑफ कॉल या फिर बांग्लादेश पोर्ट्स ऑफ कॉल। ये पोर्ट्स ऑफ कॉल क्या है, ये बेसिकली इंटरमीडिएट स्टेशन है, इंटरमीडिएट पोर्ट्स कह सकते हो, जहाँ जो शिप्स हैं वो रिफ्यूलिंग के लिए, फूड
आइटम्स को पिकअप या फिर डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सिंपली एक प्रकार से आपको याद रखना है इंटरमीडिएट पोर्ट्स है। तो बांग्लादेश के भी अपने पोर्ट्स ऑफ कॉल है और इंडिया के भी अपने पोर्ट्स ऑफ कॉल है। तो जो इंडिया के अपने पोर्ट्स ऑफ कॉल है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कोलकाता है, हल्दिया है, तो जब भी आपका शिप गुजरेगा नेशनल वाटरवे 1 के माध्यम से वाया रिवर गंगा, तो कोलकाता को एक्सेस कर सकता है, हल्दिया को एक्सेस कर सकता है। उसी प्रकार से जब वो प्रोटोकॉल रूट 1 पर जाएगा, जो कि गंगा को ब्रह्मपुत्र से कनेक्ट करता है, तो जो बांग्लादेश के पोर्ट ऑफ कॉल है वो भी एक्सेस हो सकेगा। बांग्लादेश के पोर्ट ऑफ कॉल कौन से हैं? मोंगला है, खुलना है। तो ये सब नाम याद नहीं रखने, बल्कि आपको ये याद रखना है कि पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब क्या होता है। सिंपली अगर कहें तो इंटरमीडिएट पोर्ट्स हो गए, है ना, जिसका इस्तेमाल फ्यूलिंग या फिर कुछ भी फूड ग्रेन्स की डिलीवरी हो, इन सब के लिए की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये कॉन्टेक्स्ट हमने डिस्कस किया डिटेल से। होप आपको ये डाउट क्लियर हो गई होगी। अगर हम बात करें आईबीपी रूट की, तो बेसिकली इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड ये साइन की गई थी 1972 में, जिसके तहत जो इनलैंड वेसल्स हैं, है ना, किसी एक देश के, यहाँ पर तो आपका बांग्लादेश हो सकता है या फिर इंडिया हो सकता है ना, तो बांग्लादेश या फिर इंडिया के जो वेसल्स हैं वो ट्रांजिट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं वाया स्पेसिफाइड रूट्स ऑफ द अदर कंट्री। तो ये जो आपका प्रोटोकॉल रूट है, कहीं ना कहीं इसी प्रोटोकॉल को तो एक प्रकार से रियलिटी प्रदान कर रहा है, ठीक है। और ये जो आपका इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड, इसको रिन्यू किया गया था 2015 में 5 सालों के लिए, और इसमें एक प्रोविजन डाल दी गई थी ऑटोमेटिक रिन्यूअल की, कि भाई साहब अगर 5 साल पूरे हो जाए तो फिर से 5 साल के लिए फर्दर ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएंगे ये प्रोविजंस या प्रोटोकॉल। एंड ये याद रखना है, इस प्रोटोकॉल की जो देखरेख है वो आपका इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी फिलहाल टोटल 10 प्रोटोकॉल रूट्स हैं। ये तो हमने 2 ही के नाम यहाँ पर देखे, प्रोटोकॉल रूट 1, प्रोटोकॉल 2, वैसे टोटल 10 प्रोटोकॉल रूट्स है और 11 प्रोटोकॉल है ईस्ट साइड यानी कि बांग्लादेश के 11, इंडिया के 11, तो ये हो गया, ठीक है। तो करेंटली देयर आर टोटल 10 प्रोटोकॉल रूट्स एंड 11 पोर्ट्स ऑफ कॉल ऑन ईच साइड। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। सो सिग्निफिकेंस जाहिर सी बात है, ये एक प्रकार से कनेक्टिविटी को इंश्योर कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करेगा। तो इकोनॉमिक, कॉमर्शियल, स्ट्रेटेजिक लिंक्स जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच वो बढ़ेगी, क्योंकि कनेक्टिविटी एक प्रकार से बांग्लादेश और इंडिया के बीच वाटरवेज के माध्यम से हो रही है। तो जो भी प्रोडक्ट्स की डिलीवरी है वो आराम से इस रूट के माध्यम से हो सकती है। तो एक सिग्निफिकेंस तो ये है, और दूसरा है कि ये बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, प्रमोट करेगा दूसरे नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो लैंडलॉक्ड है, जैसे भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है। तो दूसरा सिग्निफिकेंस ये हो गया। एंड तीसरा सिग्निफिकेंस ये है कि आप देख सकते हो ये जो आपका वाटरवे रूट्स है, अब जैसे जैसे ये प्रमोट होगा उसी प्रकार से जो हमारा इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को ये कनेक्ट करता है मेनलैंड इंडिया के साथ। तो जो रीजनल कनेक्टिविटी है जो एक काफ़ी चैलेंजिंग है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, तो उसको इम्प्रूव करेगा। तो 3 बेसिक सिग्निफिकेंस आपको याद रखने। वैसे भी आपको याद रखना है कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो भी कुछ डेवलपमेंट होती है तो वहाँ पर एक स्टेट में जरूर कॉमन आएगा, इकोनॉमिक, कमर्शियल, स्ट्रेटेजिक लिंक्स जो है वो प्रमोट करता है। साथ ही साथ दूसरा ये भी है कि बेटर कनेक्टिविटी को इंश्योर करेगा। एंड तीसरा सिग्निफिकेंस ये भी है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है आपके वेरियस रीजन्स की, फॉर एग्जांपल हमारा तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, उन सब का भी प्रमोट होगा। एंड अगर हम बात करें IWAI की यानी कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो याद रखना आपको ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और ये स्टेट्यूटरी बॉडी है। इसको कंस्टिट्यूट किया गया है
इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985 के तहत, याद रखना है इसको नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 के तहत नहीं बेसिकली कंस्टिट्यूट किया गया है, इसको इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985 के तहत कंस्टिट्यूट किया गया है। हालांकि जो आप नेशनल वाटरवेज का डिक्लेरेशन देखते हो वो आपको डिक्लेयर किया जाता है नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 के तहत, और जो आपका IWAI है इसको जिम्मेदारी दी गई है कि ये जो आपके नेशनल वाटरवेज है जिसको डिक्लेयर किए जाते हैं नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 के तहत, उसका ये डेवलपमेंट करे, मेंटेनेंस करे, रेगुलेशन करे इन वाटरवेज का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो जाती है। सो फ्रेंड्स, होप ये आर्टिकल क्लियर हो गई होंगी। मैप से रिलेटेड काफ़ी अच्छा एक प्रकार से आर्टिकल था। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल, सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडियन जुडिशियल प्रोसेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब के नाम आपने बार बार सुने होंगे और इसका इस्तेमाल जो है लगभग हर एक सेक्टर में बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपको पता है इससे एसोसिएटेड चैलेंजेस भी है। हम लोग बेनिफिट्स को ज़्यादा देखते हैं लेकिन इससे एसोसिएटेड जो चैलेंजेज है वो भूल जाते हैं। लेकिन चैलेंजेस काफ़ी बड़ी है इसकी, और अगर हम जुडिशरी में इसको अडॉप्ट करते हैं तो क्या चैलेंजेज आएंगी वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। सबसे पहली बात सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस में आपका अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी, ये सब भी आपके इश्यूज कवर होंगी। तो अगर हम बात करें आर्टिकल की तो देख सकते हो गवर्नमेंट ने बोला है कि कहीं ना कहीं हमें अब कटिंग एज टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी लानी होगी, तभी जाके जो हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो एफिशिएंट बनेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये जो आपका मशीन लर्निंग है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दोनों पर अगर क्वेश्चन आते हैं तो जो इंटेंडेड बेनिफिट्स हैं वो आपके एक ही होंगे लगभग। तो इंडियन जुडिशरी में पहली चैलेंज तो यही है कि जो भी आपके जजमेंट्स दिए जाते हैं वो ओपनली एसेसेबल नहीं हो पाते। लेकिन ये जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, वो इस समस्या को दूर कर सकता है। ठीक है, तो पहला सिग्निफिकेंस ये है। दूसरा ये कि जुडिशियल प्रोसेस को एक्सपीडेट, फास्ट ट्रैक कर सकता है एंड जस्टिस की एक्सेसिबिलिटी को इंप्रूव करेगा। कैसे? वाया द प्रोसेस ऑफ री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन, क्योंकि जब भी ML यानी कि मशीन लर्निंग प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो प्रोसेस ऑटोमेट हो जाएगा, है ना। इसमें जो इंटरमीडिएटरी की ज़रूरत नहीं देखने को मिलेगी, लगभग जो प्रक्रियाएं हैं वो ऑटोमेट हो जाएंगी, तो टाइम की भी बचत होगी और एक्सेसिबिलिटी जो है जस्टिस की वो भी बढ़ सकेंगी। नेक्स्ट जो डिसीजन मेकिंग में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। कैसे? तो जो इंटेलिजेंट टूल्स हैं एनालिटिक्स के, रिसर्च के, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और डिसीजन मेकिंग में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। एंड नेक्स्ट जो लर्न फ्रॉम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जांपल जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें एक सिस्टम है कि वो फोरकास्ट कर सकते हैं वाया मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रीऑफेंडिंग क्रिमिनल्स को। रीऑफेंडिंग क्रिमिनल्स यानी कि वैसे क्रिमिनल्स जो दोबारा ऑफेंड करने का मंशा रखते हैं, तो उसको फोरकास्ट किया जा सकता है, तो आराम से उस पर प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी है आपका सिस्टम। तो सजेशंस क्या दी गई हैं? तो पहली बात तो ऐसे टेक्नोलॉजी लाई तो जा रही हैं लेकिन इनके लिए एक प्रॉपर रूल्स लाए जाएं, और ये जो रूल्स बनाए जाएंगे वेरियस स्टेक होल्डर्स को इंगेज करके बनाए जाएं। ठीक है, सो दैट इन टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट में मदद हो सके। स्टेक होल्डर का मतलब ये होता है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जो भी आपके वेरियस पर्सन्स है, कंपनीज है, उन सबको शामिल किया जाए, डिबेट एंड डिस्कशन किया जाए, तब जाके सॉल्यूशन निकाला जाए, है ना। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कोई मैन्युफैक्चरर हो गया, कोई रिसर्चर्स हो गया, तो उन सबको शामिल किया जाए, है ना। कोई लीगल एक्सपर्ट्स हो गए, उनको शामिल किया जाए, तो ये सब होते हैं स्टेक होल्डर। अब बात करते हैं चैलेंजेस क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडॉप्शन को जुडिशरी में अगर अपनाई जाती है, तक तो है आपका शॉर्ट टर्म चैलेंजेस। तो शॉर्ट टर्म चैलेंजेस में ये आता है कि जो आप ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने की बात करते हो वाया द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी तो एक ओपेक ही है। ओपेक यानी कि भले ही हम ऊपर ऊपर से ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर देंगे लेकिन अंदर से ट्रांसपेरेंसी फिर भी नहीं देखने को मिल सकती है। एंड दिस system also does not promote the
या परमिट द पब्लिक स्क्रूटनी। एंड दूसरा है आपका प्रिवेंटिव डाटा एंड डिजाइन बायसनेस। कहने का मतलब ये है कि कोई भी लेट से कि मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस बनाई गई, अब उसमें एक एल्गोरिथम डाल दिया गया कि भाई साहब आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करोगे, आप कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करोगे, तो फिर वो जो आपका मशीन है उसी प्रकार से ऑपरेट करेगी, तो जो सोशल इनइक्वलिटीज है वो तो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं ये भी एक खतरा रहता है कि जो भी आपके मशीन से टूल्स हैं उसमें डाटा या डिजाइन बायसनेस हो, जिसके कारण आपका जो सोशल इनइक्वलिटी जो बढ़ सकती है। नेक्स्ट इज योर क्रिएटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम दैट सप्लीमेंट एंड नॉट सप्लांट ह्यूमन जजमेंट, यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ऐसे क्रिएट किया जाए विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग कि वो सप्लीमेंट कर सके जजमेंट को, ऐसा ना कि पूरा ह्यूमन जजमेंट को ही रिप्लेस कर दे, यानी कि मशीन से जजमेंट देने लगे, नहीं, सप्लीमेंट करे, असिस्ट करे। ठीक है। लॉन्ग टर्म चैलेंजेस में क्या है, इट में लीड टू वैल्यू लॉक इन। वैल्यू लॉक इन का मतलब ये हुआ कि जो आपके मशीन्स है वो आपको ही पता है कि वो तो पूरा अपने एल्गोरिथम के अनुसार काम करेगी, तो कुछ वैल्यू एडिशन जो है कहीं ना कहीं वैल्यू बेस्ड डिसीजन जो है कहीं कहीं उसका स्कोप जो है कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात है। एंड नेक्स्ट इज योर लेजिटिमेट क्वेश्चन वेदर एन एल्गोरिथम डिसीजन मेकिंग टूल कैन अकम्प्लिश द कम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशन रोल ऑफ द जजेज। तो लेजिटिमेट क्वेश्चंस लीगल क्वेश्चन निकल कर आता है कि ये जो जज होते हैं उनके पास तो कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल रोल होता है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है ये क्या मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकती है? तो अभी फिलहाल तो ये एल्गोरिथम उतने सही से ऑपरेट नहीं ही कर पाएंगे, आपको ही पता है। एंड ये बात है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इससे हमने डिस्कस किया स्टेप्स क्या लिए गए हैं अभी तक, तो देख सकते हो वी हैव द सुभाष यानी कि सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, और ये लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल जजमेंट्स जो इंग्लिश में दिए जाते हैं उसको रीजनल लैंग्वेजेज में ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। एंड वी हैव द स्पेस पोर्टल, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी, और इसके तहत एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए जो पेंडेंसी है केसेस की उसको कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जुडिशियल प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने के माध्यम से। और कैसे, तो इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो जो केसेस है उसको ऑटोमेट कर सके वाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड वी हैव द SCI इंटरैक्ट, तो SCI इंटरैक्ट एक सॉफ्टवेयर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिसके तहत जो भी सुप्रीम कोर्ट के 17 बेंचेज है उसको पेपरलेस बनाने की बात करता है। कैसे, तो जो जजेज हैं वो एसेस कर सकते हैं फाइल्स को, एनेक्सेस टू द पिटीशन, इन सब को। तो ये बातें हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने आर्टिकल नंबर 3 डिस्कस किया है। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 3। अच्छा, 3 सेकेंड डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 3। नेट न्यूट्रलिटी डिबेट रिसर्फेस एज टेलीकोज क्लैश विथ बिग टेक ऑन रेगुलेटिंग कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या है, नेट न्यूट्रलिटी क्या है, इन सब के बारे में लगातार चर्चा आई भी थी, 2-3 साल पहले की ही बात है। तो इससे हम डिस्कस करेंगे बढ़िया से। सबसे पहली बात सिलेबस देख लेते हैं। तो ये जो आपके सिलेबस है, कहाँ गया आपका सिलेबस भाई साहब, तो सिलेबस हाँ 3rd देख सकते हो आप, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT, इसी के अंतर्गत आ जाएगा आपका IT। ठीक है। तो जो टेलीकॉम कंपनीज हैं जिसको हम टेलीकोज भी कहते हैं, ये एक प्रपोजल का समर्थन कर रही हैं जिसके तहत जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है उसको रेगुलेट किया जाए बाय द TRAI। और आपको ही पता है जब TRAI का रिकमेंडेशन आया था 2017 में नेट न्यूट्रलिटी के टॉपिक पर, तो जो आपका CDN यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के रेगुलेशंस को आउटसाइड द परव्यू रखा गया था। तो उसी से एसोसिएटेड आपका न्यूज है। तो नेट न्यूट्रलिटी का मतलब आप समझते ही हो कि जो भी आप इंटरनेट एक्सेस करते हो, जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रदान करता है, आप एक स्पीड से सारे वेबसाइट सारे ऐप्स को एक्सेस कर पाते हो। अब मान लो कि लेट से कि कोई आप एक वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो और उस वेबसाइट को जब आप एक्सेस करते हो तो आपको मात्र 25 KB का स्पीड मिलता है, और कोई दूसरा वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो तो आपको 250 KB का स्पीड मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो गया,
यहाँ पर हो गया डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो जो नेट न्यूट्रलिटी है वो इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात करता है कि भाई साहब हम अगर 50 वेबसाइट भी एक्सेस करें या 50 ऐप्स भी ऐड करें, एक्सेस करें, तो भी हमारा जो है सेम स्पीड से एक्सेस हो। ऐसा ना हो कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो प्रिफर कर रहे हो एक वेबसाइट को, एक ऐप्स को, ठीक है। ऐसा होता है ना कि लेट से एयरटेल है ना, और जियो है, लेट से दो कंपनी है। अब एयरटेल अपने जो कस्टमर्स है, हो सकता है कि जो कंटेंट एक्सेस कर रहे हैं उसकी स्पीड बढ़ा दे, और जियो के सर्विसेज अगर एक्सेस कर रहा है तो उसकी स्पीड घटा दे। तो ऐसा नहीं चलता है, बिकॉज अभी हमारे देश में नेट न्यूट्रलिटी है, यानी कि चाहे वो एयरटेल वाला कस्टमर किसी दूसरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के कंटेंट क्यों ना एक्सेस कर रहे हो, सब में आपका यूनिफॉर्म स्पीड ही होगा। तो ये बेसिक कंटेक्स्ट है। तो नेट न्यूट्रलिटी या फिर नेटवर्क न्यूट्रलिटी एक आइडिया है जिसके तहत जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उन्हें सारे डाटा जो भी उनके नेटवर्क से ट्रेवल करते हैं उसको फेयरली एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ट्रीट करना होगा। ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर ऐप्स या साइट्स या फिर सर्विसेज को फेवर करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं, और आप देखते भी होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सीडीएन की, तो सीडीएन क्या है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो एक प्रकार से ये जो सीडीएन है वो जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप ऑफ सर्वर्स है। सर्वर्स यानी कि जहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर किए जाते हैं और ये एक साथ वर्क करते हैं सो दैट फास्ट डिलीवरी ऑफ इंटरनेट कंटेंट की दी जा सके। अब देख सकते हो यहाँ दो डायग्राम से आप समझ सकते हो। जैसे ये जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, लेट्स से कि मात्र एक ही सर्वर है, जैसे गूगल की एग्जांपल लेते हैं, गूगल का एक ही सर्वर है जो लोकेटेड है लेट्स से यूएसए में। तो अगर इंडिया या फिर अन्य कोई देश से एक्सेस किया जाएगा कुछ इंफॉर्मेशन को, तो जो आपका डाटा है उसको पहले मूव करना पड़ेगा यूएसए के सर्वर से, और वहां से इंफॉर्मेशन सारा मैच किया जाएगा, उसके बाद इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये हो गया आपका विदाउट सीडीएन, कि आपको टाइम लग जाएगी डाटा को सेंड एंड रिसीव करने में। लेकिन अगर बात करते हैं, अगर सीडीएन एस्टेब्लिश कर दीजिए, यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स अगर वेरियस लोकेशन पर एस्टेब्लिश कर दिया जाए, तो हमें ओरिजिन सर्वर पर एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो जो आपके नज़दीकी सर्वर होंगे वहाँ से ही इंफॉर्मेशन एक्सेस हो जाएंगी। तो जो डाटा की ट्रेवलिंग टाइम है वो कम हो जाएंगी, तो जो सर्विसेज है वो फास्ट ट्रैक हो जाएंगी, है ना। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ओनली वन सर्वर, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक तो मेन सर्वर है ही है, और उसको कनेक्ट किया गया इंटरमीडिएट सर्वर से। तो इंटरमीडिएट सर्वर के माध्यम से क्या होगा कि बहुत ही जल्दी से जो भी हम डाटा एक्सेस करना चाहते हैं वो आसानी से एक्सेस हो जाएंगी। तो ये बेसिक मतलब होता है आपका सीडीएन एंड विदाउट सीडीएन, ठीक है। तो जो आपके इंटरनेट कंपनीज है जैसे सर्च इंजन्स लाइक गूगल, ओटीटी कंटेंट प्रोवाइडर्स, ये क्या करते हैं? सीडीएन सर्विसेज एम्प्लॉय कर देते हैं सो दैट जो भी सर्विसेज हैं इनके फास्टर डिलीवर हो सके, नहीं तो टाइम लैग हो जाएगा। एंड जो सीडीएन मैनेजमेंट है, सीडीएन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये क्या करते हैं? ये बेसिकली कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा सर्वर सबसे नज़दीकी लोकेटेड है, और जो सर्वर सबसे ज़्यादा नज़दीकी लोकेटेड होंगे तो वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है उस सर्वर से ही आपका डिलीवर कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर से अगर मैं एक्सेस कर रहा हूँ, यहाँ पर से मैं अगर एक्सेस कर रहा हूँ, तो हमारा जो रिक्वेस्ट इनिशिएट हुआ हमारी तरफ से वो इस सर्वर के पास जाएगा और फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर जाएगी और यहाँ से आएगी, ठीक है। तो सीडीएन मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि कैलकुलेट कर लिया जाए कि कौन सा सर्वर नियरेस्ट लोकेटेड है, और उस सर्वर के माध्यम से हमें जो रिक्वेस्ट किया है वो हमें हासिल हो सके। लेकिन वही बात है, टेली कंपनीज यानी कि जो आपके टेलीकॉम कंपनीज हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं कि अगर सीडीएन की एक्सेसिबिलिटी इक्वल टर्म्स पर नहीं हुई तो फिर जो नेट न्यूट्रलिटी की इश्यू फिर से राइज हो जाएगी, जहां पर कस्टमर्स जो प्रेफर्ड प्लेयर्स के हैं उनको बेटर क्वालिटी सीडीएन सर्विस दे दी जाएंगी, और ये नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ होगी, है ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा कि भाई साहब सीडीएस को भी आपका रेगुलेटरी एम्बिट में ले, टीआरएआई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सो दैट नेट न्यूट्रलिटी का जो प्रिंसिपल है वो बना रहे।
सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया आर्टिकल नंबर 3rd। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 4। कश्मीर वैलीज एंशियंट माउंट फॉर्मेशन आर बीइंग लेवल्ड। तो ये करेवा फॉर्मेशन से रिलेटेड आपका आर्टिकल है और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो अंधाधुंध डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन हो रही है कश्मीर वैली में, वो कहीं ना कहीं हाईली फर्टाइल अलुवियल सॉइल डिपॉजिट, जिसको करेवाज कहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो जो करेवाज हैं ये बेसिकली थिक लेक्विस्ट्राइन डिपॉजिट्स होते हैं। लेक्विस्ट्राइन यानी कि लेक डिपॉजिट, यानी कि लेक में आपका सॉइल डिपॉजिट होता चला गया और अल्टीमेटली लेक सूख गई या फिर यहाँ से पानी निकल गई, तो जो बचा वो हो गया आपका लेक्विस्ट्राइन डिपॉजिट। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा फाइन होते हैं बिकॉज ये ग्लेशियल क्ले हैं। ग्लेशियल क्ले यानी कि ग्लेशियल्स जो आपके डिपॉजिट्स करते हैं, जो कि काफी ज्यादा फाइन होता है। मोरैंस आपने सुना होगा, तो इसी को करेवाज कहते हैं। ठीक है, एंड न्यूज यही है कि ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं बिकॉज ऑफ हैफहैज़र्ड कंस्ट्रक्शंस, इलीगल क्ले माइनिंग, ये सब कुछ कारण है। तो करेवाज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सिलेबस कहाँ है हमारा, तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो, हाँ, जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ करेवाज की, इसको बुदुर भी कहते हैं, ये याद रखना है टर्म या कीवर्ड बुदुर। तो सबसे पहले हमें प्लेस्टोसीन पीरियड में जाना पड़ेगा। प्लेस्टोसीन पीरियड आपको पता है आइस एज का पीरियड था, लगभग 2.6 मिलियन ईयर्स से लेकर 11,700 ईयर्स एगो तक ये पीरियड चला। तो पहले क्या था, ग्रेट हिमालयज रेंज तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। ग्रेट हिमालयज रेंज में आपका ग्लेशियर भी मौजूद था। तो जो रिवर्स फ्लो करती थी फ्रॉम द ग्रेट हिमालयन रेंज, वो मोराइंस या फिर ग्लेशियर डिपॉजिट्स भी लेकर आती थी, जो काफी ज्यादा फाइन होती थी। तो आराम से रिवर आपका ये सारा डिपॉजिट लेकर आती थी और अल्टीमेटली ये नीचे लेकर चली जाती थी। तब तक आपका पीर पंजल उतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ था, बिकॉज आपको ही पता है जो हिमालयन रीजन है टेक्टोनिकली एक्टिव है। तो धीरे धीरे इसका जो फॉर्मेशन है वेरियस हिमालयन रेंजेस का होना शुरू हो जाता है। तो ग्रेट हिमालय तो ऑलरेडी एग्जिस्ट थी, पीर पंजल रेंज जो था वो अभी डेवलप ही हो रहा था, राइज ही हो रहा था। तो जैसे जैसे पीर पंजल रेंज राइज हुआ, फॉर एग्जाम्पल पहले इतना होगा, धीरे धीरे आपका राइज होना शुरू हुआ। तो जो आपके रिवर सिस्टम है जो ग्रेट हिमालय से आ रही थी वो ब्लॉक हो गई। तो ब्लॉक हो गई तो जो डिपॉजिट्स वो लेकर आती थी ग्रेट हिमालय वाले रिवर, वो सारे डिपॉजिट्स अब धीरे धीरे ये जो डिप्रेशन है वहां पर करने लगेगी, है ना। अब ये जैसे जैसे यहाँ पर डिपोजिशन करने लगेगी तो एक प्रकार से ये लेक की तरह बन गया। अब जो वाटर है वो वाटर यहाँ से एक समय बाद निकल जाएंगी और ये जो आपका वाटर है वो ड्रेन कैसे हुआ, तो देख सकते हो बारमूला जॉर्ज। जॉर्ज बेसिकली दो बड़े चट्टानों के बीच का जो रास्ता होता है उसको जॉर्ज कहते हैं। तो अल्टीमेटली बचा क्या, वाटर निकल गया तो क्या बचा, आपका करेवाज बचा, डिपॉजिट्स बचा। ठीक है, तो ये जो डिपॉजिट है फाइन मटेरियल्स का, इसी को करेवाज कहते हैं, सिंपल। ठीक है, और आपको होप ये समझ में आ गई होगी। एंड अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, तो एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस तो है ही, कैसे, कश्मीर सैफरॉन का नाम आपने सुना होगा, उसकी कल्टीवेशन के लिए जो करेवाज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आलमंड्स है, एप्पल्स है, सेवरल अदर कैश क्रॉप। एंड ये जो आपका सैफरोज हेरिटेज एंड कल्टीवेशन है कश्मीर वैली का, आपको पता है इसको ग्लोबल एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के अंतर्गत रिकॉग्नाइज किया गया। इंडिया में 3 आपके ग्लोबल एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के तहत रिकॉग्नाइज किए गए। एक तो आपका सैफरॉन है, 2 कौन है ये आप हमें बताओ। और ये जो आपका टैग मिलता है ग्लोबल एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम का, वो आपका FAO देता है, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो। एंड सैफरॉन को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है 2020 में। एंड आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है क्योंकि यहाँ पर फॉसिल्स मिल सकते हैं, रेमिनेंट्स, बहुत सारे ह्यूमन सिविलाइजेशन जो पहले यहाँ पर एग्जिस्ट किए थे, हैबिटेशंस एग्जिस्ट किए थे, तो आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी इसका है। तो आपको ये करेवाज फॉर्मेशन
समझ में आ गई होगी। आपको पता होना चाहिए कि जो कश्मीर वैली है वो पीर पंजल एंड ग्रेट हिमालय रेंज के बीच में, ठीक है। तो ये बात है पता होनी चाहिए। एंड जैसे जैसे अपलिफ्टमेंट हुआ था पीर पंजल का, तो जो रिवर वाटर है वो ब्लॉक हो गई थी, जो डिपॉजिट्स है वो ज़्यादा होने लगी थी। इस डिप्रेशन में अल्टीमेटली थिक डिपॉजिट्स आपका मिला सॉइल का, और यही आपका करेबाज कहलाया, और सारे वाटर जो है एक समय बाद निकल गए यहाँ से। सो फ्रेंड्स, ये डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल एंड लास्ट वन, नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज लॉन्च्ड। तो ये नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क लॉन्च की गई है। तो इसको लॉन्च किया गया है अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 अंडर एजिज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। याद रखना है जो आपका स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है इसका देख रेख कौन करता है, तो महुआ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और ये जो फ्रेमवर्क है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक प्रकार से ब्लूप्रिंट तैयार करो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, नॉलेज मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स के लिए फॉर द स्टेट्स एंड अर्बन लोकल बॉडीज, सो दैट गार्बेज फ्री सिटीज का जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल किया जा सके। तो सिलेबस देखते हैं इसका। तो सिलेबस तो आपको ही पता होगा, आप तो याद भी हो गया होगा आपको सिलेबस। इट कवर्स कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल, पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। तो आप देख सकते हो ये हाईलाइट करता है 3 पिलर्ड अप्रोच को फॉर अचीविंग द पर्पस। पहला है आपका कैपेसिटी स्ट्रेंथन करो। ये आप याद रख सकते हो कि अगर कुछ भी ऐसे सैनिटेशन रिलेटेड हमें कुछ इनिशिएटिव्स को सफल बनाने हैं तो क्या 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव हो सकती है। एक तो आपका कैपेसिटी स्ट्रेंथनिंग है, किसका, स्टेट का, म्युनिसिपल कैडर्स का, ह्यूमन रिसोर्स असेसमेंट के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, वेबिनार्स करो, पीयर लर्निंग, ई लर्निंग के माध्यम से। दूसरा आपका कैपेसिटी ऑगमेंटेशन, कैसे, तो स्पेशलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट्स हो, सिटी मैनेजर्स हो, इन सब के माध्यम से। नेक्स्ट इज योर इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग। इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको और ज़्यादा एम्पावर किए जाए, इन्वॉल्विंग द स्वच्छता नॉलेज पार्टनर्स, ठीक है। तो इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग, कैपेसिटी स्ट्रेंथनिंग और कैपेसिटी ऑगमेंटेशन। एंड अगर हम बात करें गार्बेज फ्री सिटीज की, तो जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 है इसको 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई साहब हमें गार्बेज फ्री सिटिंग अचीव करने। और ये आपका 7 स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7 स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल है और ये बेसिकली सिटीज को दिए जाते हैं सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ वेरिफिकेशन के माध्यम से। एंड आप देख सकते हैं इसके तहत 4 कैटेगरीज ऑफ रेटिंग आती है। याद रखना ये ऑड नंबर की कैटेगरीज है 1, 3, 5, 7, इसीलिए कहते हैं मैक्सिमम 7 स्टार कैटेगरीज आ जाती हैं। तो 1, 3, 5, 7, तो सबसे बेस्ट सिटी को कौन सा स्टार मिलेगा, 7 स्टार। और ये जो आपके स्टार रेटिंग है ये टोटल 25 कंपोनेंट पर आधारित है विथ मैंडेटरी, इसेंशियल एंड डिजायरेबल कैटेगरीज लाइक डोर टू डोर कनेक्शन, सेग्रीगेशन एट सोर्स। तो ये सब कुछ कंपोनेंट्स है। इस कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए आपका ये रेटिंग दी जाती है। तो 1 स्टार, 3, 5, 7 स्टार ऐसे करके। सो फ्रेंड्स, ये हमने 5 आर्टिकल डिस्कस किए। होप यू अंडरस्टूड इट। एंड अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।